ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। चलिए अगले पेपर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में सारे एमसीक्यू आएंगे। ये है बेसिकली हमारे पास, अगर मैं पेपर देखूं तो एक सेकंड, क्वेश्चन पेपर कोड है 30/3/2 और ये जो सेट है ये आई थिंक सेट 2 है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो थंबनेल पे लिख दूंगा, मुझे कंफर्म नहीं है। बट ये वाले पेपर की एक डिमांड आई थी तो इसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं जो हमने पहले किए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस अलग भी हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू का। इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, हमें ये सब कुछ डेफिनेशन दी गई है और इसके बाद बोला है कि ये जो एंगल है, एंगल ए पी बी, पूरा कंप्लीट एंगल ये 80 डिग्री दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पहले भी था लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। आपको बताना है एंगल पी ओ ए क्या होगा। एंगल पी ओ ए बेसिकली आपको ये वाला एंगल बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। देखो अगर एक लाइन, देखो दो टेंजेंट्स जहाँ पर मीट करते हैं, अगर या फिर ऐसा कहेंगे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूँ और एक लाइन ड्रॉ करूँ जो सेंटर से पास हो, उस वर्टेक्स से पास हो, टेंजेंट के मिड पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से और सेंटर से पास हो, तो वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर देती है। इट मीन्स ये अगर 80 है तो ऊपर भी 40 बचेगा और नीचे भी 40 बचेगा। बेसिकली ये एक एक्सियम है या आप इसको थ्योरम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ऊपर एक ट्रायंगल बना ए पी ओ जिसका एंगल सम प्रॉपर्टी से सम होगा 180। ये है 40, ये है 90। तो ये वाला एंगल जो हमसे पूछा है कितने का बचेगा, 50 का, क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसमें बोला गया है मीन दे रखा है सभी का, आपको एक्स की वैल्यू बतानी। तो बेसिकली आपको सबको ऐड कर देना। 2 + 9 11, 11 + 6 2 + 9 11, 11 + 6 17 + 3 20, 25 35 40। तो ये बनेगा 40 प्लस 2x और x बनेगा 3x और टोटल टर्म्स हैं 7 डिवाइडेड बाय 7 और मीन दे रखा है 7। तो ये 7 उधर जाएगा 49 हो जाएगा। तो बेसिकली ये बनेगा 40 + 3x = 49। तो आप 49 में से 40 को माइनस करेंगे, इधर बचेगा 3x = 9। तो यहाँ से आपको x निकालना था जो कि बनेगा 3 3 जा 9। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द टू क्यूब्स इन द रेशो, ये भी पहले आ चुका है। देन द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। देखो वॉल्यूम का रेशो दे रखा है 8:125। अगर मुझे साइड का रेशो निकालना है, तो इसका क्यूब रूट करेंगे। तो 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 125 का क्यूब रूट होता है 5। अब हमें चाहिए सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर हो जाएगा 4:4:25। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। टू ऑफ द वर्टेक्सेस आर पी एंड क्यू, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड पी क्यू इन द रेशो 2:1। बेसिकली आपको रेशो दे रखा है, आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं। एक तीसरा पॉइंट होगा आर जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, वो आपको निकालने हैं। अगर मुझे x निकालना है और ये इसको इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन में m + n। ठीक है, m और n यहाँ पर रेशो है जो आपको 2:1 दे रखा है, यानी कि m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है। और x2 होगा q के कोऑर्डिनेट का, जो q का जो x कोऑर्डिनेट होगा 5 वो है x2, p का जो x कोऑर्डिनेट है -1 वो है x1। तो सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x की वैल्यू हो जाएगी 2 × x2 की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है -1 अपॉन में m + 1 m + n यानी कि 2 + 1 3। तो 5 दूनी 10 और 1 एकम 1, तो 10 में से गया 9 बाय 3। तो x कोऑर्डिनेट कितना आया 3। तो ऑप्शन देख लेंगे। x कोऑर्डिनेट 3 ए और सी में दे रखा है, मतलब बी और डी तो ऑप्शन होंगे नहीं, ए और सी में से हो सकता है। अभी y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो y में सेम फॉर्मूला लगेगा my2 + ny1 बाय m + n। तो m यहाँ पर 2 है और y2 भी 2 है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस n × y1, n 1 है और y1 है 5। तो 1 × 5 कितना हो जाएगा 5/3। तो 5 और 4 9/3, ये भी प्लस का आया। तो प्लस वाला ऑप्शन मुझे दे रखा है सी, तो सी होगा इसका राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन 5 में थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके दिया गया है। इफ़ sin 4 थीटा = दिस देन द θ/3। आपको बोला गया है sin 4 थीटा, वहाँ पर 10 की वैल्यू थी, √3/2 होता है साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन से साइन कटेगा, 4 थीटा = 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 4 से इसको काट दोगे, 15 चौके 60। तो थीटा या 15 और आपको निकालना था θ/3। तो मतलब इसको 3 से और डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 5 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डिग्री। क्लियर है, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे। इसमें दिया है जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल दिस एंड दिस, आपको इसकी जीरोज़ बतानी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है, तो सभी का एलसीएम ले लेंगे 3। ठीक है, सभी का एलसीएम ले लेंगे 3। तो ये जो इक्वेशन है ये बनेगी 21y² - 11y
और -2 और इक्वल टू 0। ये जो नीचे एलसीएम 3 आएगा मैं इसको 0 के पास ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 और इंटू 2 यानी कि माइनस का 42 - 42 के ऐसे फैक्टर करने की जिससे -11 मिले मुझे। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे? अगर 7 6 42, 7 और 6 13 होता है 14 3 42। ठीक है, तो इसके फैक्टर होंगे 14 और 3। ये बनेगा 21y² -14y प्लस 3y -2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। -14 और 3 को अगर करेंगे तो -11 और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 42, वही मुझे चाहिए। तो पहले दो में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो पहले दो में देखो 7 कॉमन आ रहा है इधर लिख लेता हूँ मैं 7y, अंदर बचेगा 7 या 21y -7 दूनी 14, और यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 3y -2 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अगर मैं 3y -2 को पुट करूँगा तो y का आंसर आएगा 2/3। अगर 7y + 1 को पुट करूँगा तो इसका आंसर आएगा -1/7। तो ये है इसकी दो जीरो, 2/3 प्लस का ये रहा और -1/7। तो ऑप्शन डी में मेरा आंसर मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी ही मेरा राइट आंसर होगा। क्लियर है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा? इफ द लाइन ऑफ द ग्राफ। देखो इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि उसका सोल्यूशन नहीं निकलना चाहिए, और वो केवल पैरेलल लाइंस का होता है, क्योंकि जब तक लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक सोल्यूशन नहीं आएगा, और लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ए ओ बी सी इज ए रेक्टेंगल। ये वाला क्वेश्चन पहले पेपर में आया था। देखो रेक्टेंगल है तो इसके जो डायगनल्स होंगे ए बी और ओ सी। इसने बोला है वर्टिसेस आर दिस द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल। डायगनल ही निकालना है तो डायगनल ए बी होगा, ए और बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका 4 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 है, इसका 0 है। तो बेसिकली डिस्टेंस लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस प्लस, वो आप लगा लेना क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2√5। बोला है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे तो फिर से 20 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नौवां क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। एक्स एलसीएम है इन सब का, वाई एलसीएम है इन सब का, तो आपको एलसीएम बताना है एक्स और वाई का, जो कि इसका ऑप्शन 35 एक्स ही आया था एक बार फिर से, या 16 आया था पता नहीं, एक बार क्लियर कर लेते हैं। एक्स जो है एलसीएम दे रखा है किसका? 4 6 8 का। तो 4 के फैक्टर होंगे 2 × 2, 6 के फैक्टर होंगे 2 × 3। देखो जो इसमें कॉमन फैक्टर आते हैं उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद 8 होगा, 2 × 2 4 और गुना 2 8। ठीक है, 4 6 8 इतना ही दिया था। तो एक्स की वैल्यू हो गई 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। उसके बाद वाई को एलसीएम दिया है 3 5 7 का, तीनों ही को प्राइम है तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 × 5 × 7। अब आपसे बोला है कि एलसीएम बताओ आप एक्स और वाई का, तो यानी कि हमें एलसीएम बताना है एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई में कॉमन देखो पहले तो क्या है कॉमन क्या नहीं है इसमें, जो ये 3 2 हैं ये कॉमन नहीं है, तो 2 × 2 × 2। उसके बाद 3 दोनों में कॉमन है तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद 5 × 7 बचा यानी कि 35। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, क्या ये एक्स की वैल्यू है? बिल्कुल। तो इसको लिखेंगे एक्स और इंटू में 35। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 35x। ठीक है इन्होंने बोला था कि जो इनका एलसीएम होगा उसको आप पी मानेंगे, और पी मेरे पास आया 35x। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। डाई को एक बार फेंका गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 36। एक ऐसा नंबर जो कि 36 का फैक्टर ना हो। अब 36 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 6 होता है, 5 नहीं होता। तो डाइस पे 5 होता है और 5/6 इसका आंसर होगा, क्योंकि टोटल आउटकम्स मेरे पास 6 होती हैं। आगे बढ़ेंगे। 11 क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। 11 में दिया है इन द गिवन फिगर, ये सब कुछ फिगर में दे रखा है। आपको बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज़ करना है। हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल BAC जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल BAC, और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेंगे ADC, ट्रायंगल ADC, दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? देखो इसका तो एंगल BAC 90 डिग्री है और इसका एंगल ADC छोटे वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री है। उसके बाद दोनों में एंगल C कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C। तो यहाँ पर एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल BAC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। क्लियर है भाई? अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होगा। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ AC सेकंड और थर्ड साइड, तो दूसरे ट्रायंगल की DC विल बी इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड BC अपॉन में इसकी भी फर्स्ट एंड थर्ड AC। तो यहाँ से AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू
AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC मल्टीप्लाई में DC। अब आप वैल्यू पुट करें। देखिए AC तो x था, तो x तो आपको निकालना है x स्क्वायर BC की वैल्यू पूरी दे रखी है 16 और DC दे रखा है 4, तो x स्क्वायर आ गया 64 और मुझे चाहिए x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 64 का स्क्वायर रूट यानी कि 8। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जिस बच्चे ने इसका 4 लगाया ये आंसर गलत है। हमसे x ही पूछा था तो x हमारा 8 होगा, 8 बटे 64। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल देन द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा। बेसिकली सम और प्रोडक्ट दोनों निकाल के ऐड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाय ए। बी है माइनस ए और एक फॉर्मूले का माइनस, तो प्लस ए और ए की वैल्यू तो 1 है। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए यानी कि माइनस बी, और इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो आंसर आएगा ए माइनस बी, जो कि ऑप्शन दे रखा है सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 कहता है कि कोस थीटा बाय, ये अलग क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल है। नीचे दे रखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली ऊपर तो है कोस थीटा और नीचे है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, कोस बाय साइन बचेगा, और कोस बाय साइन हमारे पास होता है कोट थीटा, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 गिवन बाय। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। रूट इसके अंदर नहीं होता, तो b की वैल्यू यहाँ पर a है, तो a स्क्वायर माइनस 4AC और a की वैल्यू b है, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 4BC, जो कि ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज 2 6। बेसिकली मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं 2,6, तो दोनों को ऐड करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, a प्लस 2 बाई 2, ये होगा पहला मिड पॉइंट जो कि मुझे दे रखा है 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 माइनस 2 2, बेसिकली a की वैल्यू आएगी 2। उसके बाद b निकालते हैं, ये होगा 4 प्लस 2b यानी कि y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल्स टू दे रखा है 6। तो 2 6 12, 12 में से 4 गया 8 और b की वैल्यू हो जाएगी 4। अब आपसे पूछा है a प्लस b, तो a है 2, b है 4, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, तो आंसर हो जाएगा 6। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं 16 पे। इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 7 पाई। बेसिकली एरिया ऑफ द सेक्टर दे रखा है जो कि इक्वल होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के, और ये मुझे इक्वल दे रखा है किसके 54 पाई के। तो एक तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा मुझे रेडियस दे रखी है 36, तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगा थीटा बाय 36। रेडियस की वैल्यू है 36 सेंटीमीटर, तो 36 को 2 टाइम्स लिखेंगे और इक्वल्स टू में है 54, तो इससे ये कटेगा 10 बचेगा। यहाँ पे करेंगे इसको 18 दूनी 36 और 18 तिये 54, 2 से इसको काटेंगे 2 पंजे 10। तो बेसिकली यहाँ पर थीटा कितना निकल कर आया, 5 अगर उधर जाएगा तो 15 डिग्री। तो थीटा यहाँ पर निकल कर आया हमारा 15 डिग्री। पूछा आपसे लेंथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग आर्क, और लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला आपको पता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, या फिर वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R, दोनों से सेम आएगा। थीटा है 15 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2, आंसर पाई में दे रखा है तो पाई ही रखेंगे, और आर की वैल्यू है 36, तो इससे काटेंगे तो 10, 2 पंजे 10, 5 तिये 15, तो आंसर कितना आया 3 पाई सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है भाई सभी को। आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। इसमें दिया गया है कि ट्रायंगल LMN और ABC, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया था, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, साइड भी वही पूछी है जो पिछले क्वेश्चन में पूछी थी। क्लियर है, चलो इसमें देखो बेसिकली आपको वही बीपीटी थ्योरम लगानी है, बट यहाँ पर एंगल्स 130 28 और यहाँ पर 130 22 एक तो सेम है। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीसरा एंगल निकालूंगा तो तीसरा एंगल आ जाएगा 22 डिग्री। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि 2 एंगल्स इक्वल है, और बेसिकली तीसरा भी इक्वल होगा। यहाँ पे अगर आप इसका थर्ड निकालोगे तो वो आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल LMN सिमिलर है ट्रायंगल सॉरी ABC के। कैसे, एंगल एंगल या फिर एंगल 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 सिमिलरिटी, कोई भी लिख सकते हैं आप। पूछा क्या है आपसे AC मतलब फर्स्ट और थर्ड, और हमें दे रखी है बाकी कौन कौन सी साइड A भी दे रखी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो यानी कि LM बाई AB इक्वल्स टू LN बाई AC। तो सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। LM आपको दे रखी है 45, AB आपको दे रखी है 5, LN आपको दे रखी है 72 और AC तो आपको निकालनी है, इसको x मान लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 निम 45, 9 एकम 9, 9 अठे 72, तो x 8 उधर जाएगा तो x कितना बनेगा 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में मुझे दे रखा है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 भी पहले आ चुका है। अगर दो ट्रायंगल आपको दे रखे हैं और इसमें एंगल D इज इक्वल्स टू क्यू है, R इज इक्वल्स टू है, मतलब बेसिकली एंगल एंगल सिमिलरिटी लगेगी यहाँ पे। अगर D इक्वल्स टू किसके है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम,
पहले डी एंगल तो दूसरे ट्रायंगल का क्यू एंगल, फिर इसका आर एंगल, नहीं सॉरी आर उधर आएगा, थोड़ा उल्टा करके दे दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इसका ई एंगल और इसका आर एंगल दूसरे वाले का, ठीक है। तो डी ई बचा क्या एफ और क्यू आर यहाँ पर बचा क्या पी। वो पूछा है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो डी ई बाई क्यू आर, डी ई पहले दो हैं इज इक्वल्स टू क्यू आर अपोन में सॉरी इक्वल्स टू डी एफ बाई पी क्यू, तो पहला तीसरा डी एफ पी क्यू, ये बिल्कुल ठीक है, ये रॉन्ग नहीं है। दूसरा ई एफ बाई पी आर, ई एफ बाई पी आर बिल्कुल ठीक है, डी एफ बाई पी क्यू, डी एफ बाई पी क्यू ये भी ठीक है। तीसरा ई एफ बाई आर पी, ई एफ बाई आर पी ये गलत है, देखो सेकंड और थर्ड है ई एफ और नहीं ठीक है, इसका सेकंड और थर्ड है आर पी, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद डी ई बाई क्यू आर, डी ई बाई क्यू आर ये भी ठीक है। लास्ट बचता है डी ई बाई पी क्यू, डी ई बाई ये गलत है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड है डी ई, इसका फर्स्ट एंड सेकंड है क्यू आर, लेकिन इसने दे रखा है डी ई बाई पी क्यू, तो ये वाला आंसर गलत है और यही मेरा आंसर होगा। चलिए 19 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसमें दिया गया इफ द टू ट्रायंगल्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, इक्वल एंगल ही सबटेंड करते हैं, ये तो ट्रू है। दूसरा है ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस, बिल्कुल ये तो पूरा क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, ठीक है, तो ये भी ट्रू है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ए और आर ट्रू है बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ट्रू हैं, ए और आर ट्रू बट रीजन आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन बुक में दे रखा है एज इट इज़, तो ये तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और ये बोला है कि दो टेंजेंट्स हैं, कुछ ऐसे दिया गया, मान लो ये एक सर्कल है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है आपके पास, ये पी पॉइंट मान लेते हैं, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये सर्कल का सेंटर ओ मान लिया। तो इसने बोला है कि अगर मैं ओ से ए रेडियस मिला दी मैंने बी और पी ओ को मिलाया, तो इसने बोला है कि ये जो एंगल सबटेंड करेंगे ये वाला एंगल पी ओ ए आपको बेसिकली शो करना है, एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू होगा एंगल पी ओ बी के। तो इसको प्रूव करना बहुत ही सिंपल है, हमें बेसिकली इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो पी ओ ए और पी ओ बी दोनों बहुत आसानी से प्रूव हो जाएंगे। पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है, पहली चीज़। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा रेडियस, दूसरी चीज़, और ओ पी इक्वल्स टू ओ पी हो जाएगा तीसरी चीज़, ओ पी कॉमन है, तो यहाँ पे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लग के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सी पी सी टी से दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमें इक्वल दिखाने हैं, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। ए लैडर leaning against a wall stands on a ladder leaning against a wall stands on a horizontal distance of 6 मीटर from the wall। कुछ ऐसे है, ये एक वॉल है और यहाँ पर एक लैडर लगी हुई है, तो ये वाला डिस्टेंस 6 मीटर दे रखा है। इफ़ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेज इज 8, अगर ये 8 दे रखी है देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज 10। देखो आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगाना, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो बिल्कुल ये 10 आएगी जब आप इसको निकालेंगे, तो ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरा द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब देखो ये वाला एंगल बोला है कि 60 डिग्री होगा, ये आपको पता करना पड़ेगा 60 डिग्री। चलो हम इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होगा तो मुझे tan 60 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, p बाई बी, तो p कितना है 8 और b कितना है 6, तो काटो 2 चौक 8, 2 तिया 6, कितना आया ये 4/3। लेकिन tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो क्या ये मैच कर रहा है, नहीं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, तो ये ऑप्शन होगा फॉल्स, ठीक है। इसके अलावा आप कोई और वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर इन्होंने इसको 60 माना है तो आप sin 60 निकाल सकते हैं, sin 60 √3/2 होगा और p/h होगा, तो 8/10 कभी भी √3/2 नहीं आएगा, क्लियर है। तो दूसरा ऑप्शन फॉल्स है, तो इसका आंसर होगा a इज़ ट्रू बट r इज़ फॉल्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, a इज़ ट्रू बट रीजन r इज़ फॉल्स, क्लियर है। चलिए इस वाले वीडियो में 20 तक ही रखते हैं। सेकंड में इसके हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले करेंगे, फिर थर्ड वीडियो में इसका बचा हुआ पार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें वीडियो को, थैंक यू।